नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की। बीजेपी इन दिनों सभी प्रदेशों में एक एक करके वृहद कार्य समिति यानी कि विस्तार के साथ कार्य समिति की बैठक, जिसमें पंचायत या ब्लॉक से लेकर के और प्रदेश के पदाधिकारी जहां जितनी संख्या उस हिसाब से बुला रहे हैं। राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश। बात लेकिन उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद हाल ही 2 उपचुनाव विधानसभा के भाजपा हार गई। आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसका एक संकल्प लिया गया है कि पार्टी एक परिवार है, एकजुट है, ये मैसेज जाना चाहिए। खैर, हार के कारणों की भी बात हुई होगी और कैसे इस रूट पे विजय हासिल की जा सकती है उस पर भी चर्चा हुई है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से, देहरादून से श्रीनिवास पंत जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट साहब जुड़े हुए हैं और हनी पाठक जी हमारे साथ भाजपा से। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। अभी शायद कोई आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, क्या लग रहा है अभी आने वाले दिनों में? देखिए, विधानसभा चुनाव थोड़ा दूर है, लेकिन उससे पहले बाई इलेक्शन और लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव 5-0 से दर्ज कराई है जीत बीजेपी ने, और ये एक तरह से क्लीन स्वीप की हैट्रिक भी है उनकी। लेकिन बाई इलेक्शन इतनी जल्दी हार गए, तो कोई वजह, कारण इस पर बीजेपी ने गौर किया होगा? क्योंकि जो बात सामने निकल के आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें एकजुट होकर के लड़े। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं बीजेपी में अंदर खाने में कहीं कोई गुटबाजी है? बिल्कुल योगेंद्र जी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। शायद जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी उसका भी सार यही था कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपने पुनवे को जिस तरीके से लगातार बढ़ा रही थी, भारत सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का वादा कर रही थी, दावा कर रही थी। कार्य समिति से पहले, क्योंकि अगर हम विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं तो बद्रीनाथ सीट से जो करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, इसने मंथन करने पर मजबूर कर दिया कि मंगलौर सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वोट शेयर में आगे गई। भले ही आप आयातित प्रत्याशी लेकर आए, आपके पास अपने डंडी और जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता थे उनका मनोबल कहीं ना कहीं आपने हतोत्साहित करने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करा करके 5वीं लोकसभा सीट में गढ़वाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बद्रीनाथ से भले ही लाभ हुआ, लेकिन उसका खामियाजा इस दरमियान जरूर उपचुनाव में उठाना पड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाला फैसला था। इसको आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी दबे जुबान में कहते हैं और कार्य समिति में भी इस पर मंथन किया गया कि अब बारी उन नेताओं की नहीं है जो नेताओं को केवल दिशा निर्देश देने की बारी है, बल्कि उन नेताओं को यह समझना बेहद जरूरी होगा कि आम कार्यकर्ता क्या सोचता है, क्या वो सरकार का डिलीवरी सिस्टम सही कर पाएगा, क्योंकि उसी कार्यकर्ता के जरिए तो जनता तक पार्टी पहुंचना चाहती है, सरकार पहुंचना चाहती है। लेकिन जब आप विधानसभा के उपचुनाव में हार जाते हैं तो आपको समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि पहले आप केवल एक चश्मे से देखते हैं, लेकिन अब आपके सामने विधानसभा का उपचुनाव एक और हो आने वाला है, वो भी केदारनाथ का। केदारनाथ वही धाम है जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े फूक फूक के साथ कदम रख रही है और लिहाजा चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, देखिए बीजेपी से हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये बात सच है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला काम करना पड़ेगा और उनकी रजामंदी पर ही चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जीत निश्चित है, लेकिन जब हाशिए पर कार्यकर्ता चले जाते हैं, आयातित प्रत्याशी आप पैराशूट के तौर पर ले आते हैं, तो नतीजा सबके सामने होता है और उसके बाद केवल ये नतीजे निकालने की कोशिश की जाती है कि ये जो हार का ठीकरा है ये किसके सिर में फोड़ा जाए। बिल्कुल श्रीनिवास, यहाँ देखिए केवल बात बीजेपी की नहीं है, सभी राजनीतिक दलों को इससे एक लेसन लेना चाहिए। हर घटना कोई ना कोई सबक जरूर देती है। आपकी खुशी की हो चाहे आपकी हार का सामना करना पड़े, तो हर चीज को देखना चाहिए। यहाँ लेसन की जो मैं बात कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ, अक्सर होता है कि एक माहौल बनाने के लिए राजनीतिक दल इलेक्शन के दरमियान
आनंद फानन में रिजाइन कराने का अभियान की तरह चल गया कि आप रिजाइन करिए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। होता क्या है, कार्यकर्ताओं का मनोबल भीड़ से थोड़ा बनता होगा, लेकिन अंदर खाने में उन्हें ये लगता है कि मुझे कल जो हक मिलेगा, क्या उस पे इसका अधिकार हो जाएगा। मैं हनी पाठक जी के पास में जाना चाहूंगा। हनी जी, हर ही जगह पे बीजेपी ने इलेक्शन से ठीक पहले अब की बार एक अभियान चलाया, अभियान कहूं या लोगों का अंदर से कुछ जागृति कहूं, बीजेपी का दामन थामना शुरू किया। लेकिन अभी आप देखिए बाई इलेक्शन के जो नतीजे हैं, हमारे जो साथी पंथ हैं उनका साफ कहना है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी इसमें खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वही अगर 2 महीने पहले रिजल्ट कुछ अलग देते हैं और उसके बाद ही क्या स्थिति में, जिस विधानसभा सीट पर अगर आप देखें बाई इलेक्शन में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर उसके आंकड़े देखेंगे तो जीत दर्ज हो रही है। सैनी जी, देखिए ऐसा है ना, इसके पीछे जो कहा जा रहा है बातें, मुझे एक बात का बस जवाब दे दें कि जो हमने 2 उपचुनाव हारे, क्या वो कभी हमारी सीट रही? वो सीट तो हमारी रही नहीं। और लोकसभा चुनाव का अगर परिणाम देखते हैं तो 5 सीट हमारी थी, हमारी ही रही। और लोकसभा चुनाव जो था वो बहुत बड़े स्केल का चुनाव होता है, इसको महापर्व कहा जाता है, त्योहार कहा जाता है। उसमें इसी देवतुल्य जनता ने हमें पंच कमल खिलाकर दिए। ये जो उपचुनाव ये 2 जगह पर हुआ था, वो तो हमारी सीट थी ही नहीं। मंगलोर भी हमारी नहीं थी, बद्रीनाथ भी हमारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं देवतुल्य जनता का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में जो हम 3rd या 4th नंबर पर आते थे, वो हमें 2nd नंबर पर लाकर बिछाई। और जिस तरीके से अफवाह उड़ाई जा रही थी, पैराशूट कैंडिडेट, आयातित कैंडिडेट और फलान ढिकान, उन सबको मद्देनजर किसी ने नहीं रखा। और दूसरा, उसी देवतुल्य जनता ने हमें बहुत अच्छे वोट परसेंटेज दिलाए और वो ये संकेत दिया है इस देवतुल्य जनता ने कि अब की बार इसके बाद जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर जो सीट हमारी रही उसको भी हमारी ही ये जनता बनाएगी। और तीसरी बात जो ये कहा जा रहा कि कार्यकर्ता नाराज, कहां से कार्यकर्ता हमारे नाराज है? अगर हमारे कार्यकर्ता नाराज होते तो आज हनी पाठक आपके साथ डिबेट नहीं कर रही होती। आज हमारे कार्यकर्ता नाराज होते जो प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति थी उसमें 1500 लोगों का कहा गया था कार्यकर्ताओं का, वो पूरे 1500 आए, चाहे तो नाराजगी कैसे दिखाई जाती है सैनी जी? हनी जी जी सैनी जी, नाराजगी नहीं, नाराजगी संगठन से नहीं है, कार्यकलापों से हो जाती है। हनी पाठक जी यहाँ पे, हनी पाठक जी इलेक्शन में भी थी, और जिन लोगों पे जिनकी अगर नाराजगी कहीं पे भी जाहिर की जाती है वो भी संगठन के इस कार्यक्रम में होते हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस या दूसरे दलों, कार्यकर्ता मजबूत कड़ी होती है किसी भी संगठन की। एक बात आपने कही, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, इलेक्शन परिणाम जिस दिन आ रहे थे 4 जून को, उस दिन 500 सीट जब बीजेपी ने जीता तो कांग्रेस के प्रवक्ता मिस्टर बिष्ट हमारे साथ में बैठे, उस दिन भी बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि देखिए मेहनत की हमने और जनता का जो रिजल्ट है वो स्रोताहारी है, कोई बात नहीं, हम और आगे मेहनत करेंगे। आपकी पार्टी से स्पोक्स पर्सन जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है, ये केवल अपना वजूद बचाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर किसी को सीट वहां पे नहीं होती है और वह हार जाता है तो फिर संतुष्टि के लिए ये बहुत सही तरीका है। आज आप कह रहे हैं, पहले बात 4 जून को कांग्रेस कह रही थी। देखिए ऐसा है, मेरा स्टेटमेंट चाहे हम हारे चाहे जीते, ये शीशपाल भाई जी हमारे साथ आज से डिबेट में नहीं बैठ रहे, पता नहीं एक दिन में हम लोग कितनी डिबेट साथ कर लेते हैं। इनसे ये पूछे, लोकसभा परिणाम के बाद हनी पाठक इनके साथ डिबेट में बैठी थी, मैंने यही कहा था कि पूरी सांत्वना है कांग्रेस के साथ, लेकिन देवतुल्य जनता का आभार है कि उन्होंने हमें पंचकमल खिला के दिया। ना घमंड करना चाहिए ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता खुद कहते हैं जनता आगाड़ी पीछे नेता। बिल्कुल तो हनी पाठक जी, मैं समझ पा रहा हूँ, और ये आपका बड़प्पन है। मुझे लग रहा है कि दोनों सीटें विपक्ष को भी थोड़ा मजबूती रहे, इस वजह थोड़ा सा उन पर रहम भी किया, सांत्वना भी किया और आपका सहयोग रहा।
रहम नहीं, रहम हमारी पार्टी क्या, कोई भी पार्टी, ना कांग्रेस हम पर करेगी, ना हम कांग्रेस पे करेंगे, ना किसी और दल पे करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास में। एक मिनट सनी जी, एक छोटा सा स्टेटमेंट मेरा 5 सेकंड 10 सेकंड का। हम लोग यहाँ पर ना लड़ने आए हैं, ना कि किसी पे मेहरबानी करने आए हैं। मेहनत शिषपाल भाई की पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी, मेहनत हमारी भी पार्टी कर रही है। लेकिन बात यह है कि देवतुल्य जनता का मैं बार बार आभार कहूंगी। अगर उन्होंने हमें नकारा है, उसकी समीक्षा करी जा रही है और निश्चित तौर पे करी जाएगी। अपनाया है तो उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जी चले, मैं लौटूंगा अनिल जी आपके पास में वापस। मैं विश्व साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, बीजेपी आने वाले दिनों में और आक्रामक होगी। इनका ये मानना है कि 2 बाई इलेक्शन सीट हारने में हमें कहीं कोई वो नहीं, मेहनत की लेकिन हमारी सीट नहीं थी। लेकिन 5 जो लोकसभा की सीट थी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी बाई इलेक्शन से, वो हमने जीती है। और आने वाले दिनों के लिए जो जान फूकी गई है कार्यकर्ताओं में और मंत्र दिया गया है, एक ही है कि उत्तराखंड पूरी बीजेपी एक परिवार की तरह है। तो आने वाले दिन में जो भी चुनाव होंगे, अभी केदारनाथ में भी होगा, हर चुनाव में उसी एकजुटता के साथ में मुकाबला करना और फतेह हासिल करनी है। आप लोगों के लिए 2 चुनाव जीतने से हो सकता है कि उत्साह का संचार हो रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी हर कदम पे फूंक रख के काम करेगी। यानी कि कोयले को ना नहीं छोड़ेगी जो आपके हाथ लग सके। देखिए सैनी जी, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, मैंने तब भी कहा था कि लोकसभा चुनाव बड़े फ्रेम पे होते हैं और वहाँ मुद्दे भी अलग होते हैं, वहाँ चेहरे भी अलग होते हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, उसके बाद आप देखिए कि जब उपचुनाव की बात है, विधानसभा चुनाव की बात है, वहाँ मुद्दे भी अलग है, चुनाव लड़ने की परिस्थितियां अलग हैं। और मैंने लगातार कहा था कि लगातार जो 2 साल से हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, वैसे 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है, लेकिन 2 साल से दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार है। और लगातार जो सरकार की नाकामियां हैं, लगातार जो जन विरोधी नीतियां, उस पे हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और जनता हमारे संघर्ष को जानती है। उसी का आशीर्वाद हमें इन उपचुनाव में जनता ने दिया। और अब चाहे जो भी उपचुनाव हो या भविष्य में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन की मजबूती के लिए भी काम कर रही है। सरकार की जन विरोधी नीतियां, सरकार की विफलताएं कैसे आम मतदाता तक पहुंचानी है, उसके लिए भी हमने व्यापक रणनीति बनाई है। और इन उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत की, हमारे नेताओं ने जी जान से मेहनत की, हमारे गठबंधन के सहयोगियों ने भी जो है बहुत मेहनत की है और निश्चित तौर पर परिणाम हमारे सामने। और आगे कोई भी चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, हम किसी में भी कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। और जहां तक उत्तराखंड की परिस्थितियां हैं, लगातार यहाँ पर बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर हम संघर्ष कर रहे हैं, मातृशक्ति अभियान न्याय की लड़ाई के लिए मैदान में है, पेपर लीक प्रकरण है, युवाओं के रोजगार के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, जिस तरीके से यहाँ लगातार पलायन बढ़ रहा है, जिस तरीके से विकास कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पटरी पे उतरी हुई है, तो लगातार मुद्दे हैं, उन पे हम संघर्ष कर रहे हैं। और इन मुद्दों को हम संघर्ष पे ही नहीं छोड़ रहे हैं, हम इनको जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां हमारे बूथ स्तर पे कमियां थी, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, हम उसको जो है सुधारने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे प्रकोष्ठों को हमने चाक चौबंद करने का काम करना था, वो लगातार कर रहे हैं। तो कोई भी कोर कसर जो है आगे के चुनाव के लिए हम नहीं छोड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर सैनी जी, इसका लाभ हमें आने वाले सभी चुनावों में मिलेगा। और जहां हमारी कमियां होंगी उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच हाथ जोड़ के पूछ ही रहे हैं कि हमारी क्या कमियां हैं कि हम मुद्दों को कि जिस तरीके से जनता चाहती उठा नहीं पा रहे हैं। तो जनता जो भी सुझाव देगी, अभी भी 18, 19 और 20 तारीख को जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया, वहां के लिए जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और पीएल पुनिया जी और रजनी पाटिल जी 18, 19, 20 को कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगी। वो विधायकों से, पूर्व विधायकों से, जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे सांसद पद के प्रत्याशी रहे हैं, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सभी से बातचीत करेंगे। फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भी हमने बुलाया और जो भी सुझाव कार्यकर्ताओं के आएंगे, निश्चित तौर पर पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी। उस पर चिंतन होगा, मंथन होगा और भविष्य की रणनीति हम बनाने का काम करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के पक्ष में है और हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि हम उसको जो है परिणाम में बदलने में
कहीं कोई कसर करें। जी विष्णु साहब, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, श्रीनिवास के पास में जाना चाहूंगा। मैं जवाब दूं सैनी जी इनकी बात का? मैं योगेंद्र शर्मा हूं आपके साथ में जुड़ा हुआ। सॉरी शर्मा जी, जवाब दूं? जी चलिए आप जवाब दे दीजिए, श्रीनिवास जी के पास में मैं चला जाऊंगा। हंसते हुए भाई को जवाब देती हूँ, क्योंकि भाई ने बहुत कटाक्ष नहीं किया आज। शिषपाल भाई साहब अपने दिल से माने ना माने, भाजपा कहीं ना कहीं इनके पीछे है, जो इनको मनोबल बढ़ाई है। ये फैक्ट है। देखिए, इनके कार्यकर्ता इनसे नाराज हुए, हमारी पार्टी में शामिल हुए, करण महाराज जी पे तलवार लटकी कि तुम कर क्या रहे हो भाई, जो तुम्हारे रहते इतना ज्यादा पलायन। देखिए, उत्तराखंड से तो विशेष नहीं हो रहा है। आपने एक चीज गौर करी होगी, हमारे पंत भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। कोविड के बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं ना, वो अभी तक पलायन करके यहाँ से नहीं गए हैं। जो यहाँ इन्वेस्टर समिट हुई वो फलीभूत होती दिखाई दे रही है। टाटा वाले और इलेक्ट्रिकल वायर वाले यहाँ पर उधम सिंह नगर में और यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे लोगों का पलायन रुकेगा। तो पलायन रोकने के लिए जब इन्वेस्टर समिट किया जा रहा था, तब भी बहुत माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव आ गया, फिर उपचुनाव आ गया, उसके बाद अब का धरातल पर चीजें दिखाई देने लगी हैं। तो पलायन किसका हुआ? कांग्रेस पार्टी से लोग का भाजपा में हुआ। तो ये पलायन जो दिखा ना इनको कि क्यों करण महाराज जी के ऊपर तलवार लटकने लगी, नहीं तो इनके यहाँ तो इतना सिर फूटा हुआ था कि हरीश रावत जी कहीं चलते थे, प्रीतम सिंह कहीं और वो कहीं। देखिए, मैं अंदर खाने ज्यादा जाना नहीं चाहती हूँ। एक स्टेटमेंट अभी ताजा मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमारी जगह कोई बड़ा नेता भी चुनाव लड़ता तो वो हार जाता। उसके बाद करण महाराज जी विपक्ष में ऐसा कटाक्ष करते हैं, फिर प्रीतम सिंह जी उसमें कूद पाते हैं। रिजल्ट के बात कर रही हैं हनी जी, ये पहले से मालूम था कि रिजल्ट के बाद कह रही हैं आप ये बात? जी नहीं, ये बात तो मैं हमेशा डिबेट में कहती आई हूँ कि अब बोरिया बिस्तर समेटने का समय आ रहा करण महाराज जी का, क्योंकि भाई भतीजावाद आपने जो कहा हार की जो बात पहले से मालूम था, उसकी मैं जानकारी चाह रहा हूँ। कौन सी बात पहले से मालूम थी जरा? आपने कहा कि दोनों सीट का जो हार का जिक्र किया अभी आपने, उसके बाद हाँ सुने, उसके बाद देखिए, इनको बार बार ये दिखाई दिया लोकसभा चुनाव के बाद, ये कांग्रेस से पार्टी से लोगों के पलायन के बाद, जब इनके ऊपर तलवार लटकने लगी, तब इन्हें समझ में आया कि अब एकजुटता दिखाना है। नहीं तो भाई भी मेरा जानता है कि कांग्रेस कार्यालय में भाई भतीजावाद चलता है, चाचा भतीजावाद चलता है, ना कि किसी को आगे बढ़ाने का। और संगठन में ये कार्य, संगठन में परिवार नहीं होता, संगठन में कार्यकर्ता होते हैं, संगठन में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार ऐसे बनो जैसे तीरथ सिंह रावत जी भरी कार्य समिति में कहते नजर आते हैं कि आज मैं यहां हूं तो कल वहां होऊंगा तो यहां होगा, लेकिन एक भी पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान उनके एंटी में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पुराने पार्टी के पुराने चावल हैं। उन्होंने अगर खिल के कोई बात कही है तो उसमें से महक आएगी, न कि बदबू आएगी। चलिए, चावल भी पहचान रहे हैं आज। विष्णु साहब आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, अगर सवाल किया है तो फिर जवाब आप ही से बनेगा इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो कांग्रेस की उपचुनाव में जीत हुई है वो भाजपा के कारण हुई। अच्छी बात है, अगर भाजपा को कांग्रेस की चिंता हो रही है कि कांग्रेस जीत क्यों नहीं पा रही है, कांग्रेस में जो नेता कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको अपनी पार्टी में लेके जाना है जिससे कांग्रेस का भला होगा। मुझे लग रहा भाजपा के पास अपनी पार्टी की मजबूती के लिए अब कोई एजेंडा नहीं रहा, उसे कांग्रेस की ज्यादा चिंता है। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहूंगा और ये इसी प्रकार से हमारी चिंता करती रहे और इसी तरह जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, क्योंकि जो तोड़फोड़ की राजनीति, जो डराने धमकाने की और भय और भ्रम का जाल फैलाने की राजनीति भाजपा कर रही थी, उसका जवाब भाजपा को जो है जनता ने देने का काम किया। और भविष्य में भी अगर इन्होंने अपनी तोड़फोड़ की डराने धमकाने की राजनीति बंद रखी तो बड़ा पड़ेगा। और विष्णु साहब को कंप्लीट करने दीजिए। विष्णु साहब कंटिन्यू प्लीज। जी देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि भाजपा जो तोड़फोड़ की और डराने धमकाने की राजनीति कर रही थी उसको जनता ने नकार दिया और
भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से जो है अपने दल में घुटन महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जो बात वो दबी जबान से बोल रहे थे, वो बात जो है पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कार्य समिति की बैठक में कह दी और वो वहां से बाहर भी आ गई है और कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी बात का समर्थन भी किया है। इनके सारे नेताओं के बयान मैंने देखे हैं, सबने कहा कि तीरथ सिंह रावत ने वही बात कही है जो कार्यकर्ता कहना चाह रहे थे। क्योंकि आप देखिए पिछले लंबे समय से भाजपा ने जितने भी टिकट दिए हैं ज्यादातर वो कांग्रेस से आए हुए लोगों को दिए हैं, मंत्री पद दिए हैं वो कांग्रेस से आए हुए लोगों को दिए हैं। और हर समय आप देखते होंगे मुख्यमंत्री जो भी बात कहते हैं मंत्री उसका समर्थन नहीं करते, मुख्यमंत्री के किसी फैसले में उनका साथ नहीं रहता। मुख्यमंत्री अपनी ढपली बजा रहे हैं, मंत्री अपना अलग राग गा रहे हैं। तो जो ये दिक्कत है भाजपा को, जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कांग्रेस से गए हुए लोगों को टिकट मिल जा रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता दरी बिछाने और झंडा उठाने में ही बेचारा उसका समय निकल रहा है, वो ताली थाली बजाने के ही लायक है, ऐसा भाजपा समझ रही है। एक सवाल है मेरा, एक सवाल आपसे, विष्णु साहब एक सवाल है मेरा। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं अक्सर पार्टी के नेताओं से बात करता हूँ, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो। यहाँ एक बात जरूर कहना होगा, आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता क्या पट्टी बिछाने के लिए जो लोग आ जाते हैं पार्टियों में, अवसरवादी या दल बदलू जो हैं, उनको टिकट दे दी जाती है। लेकिन क्या एक ही पार्टी के सभी पार्टियों को देखना चाहिए इसमें? देखिए, दल बदल करके हर पार्टी के अंदर स्वागत किया जाता है और हर पार्टी से आना और जाने का सिलसिला कोई खारिज नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ आते नहीं है या हमारे यहाँ से जा नहीं सकते। देखिए ऐसा मैडम देखिए, आपने 2 बार आपके पास में आ गए, एक बार इनसे जवाब चाहिए। नेता आ गया, लेकिन यहाँ तो ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके, सरकारी एजेंसियों से डरा धमका करके आप जो है दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ करके ला रहे हैं। और इसी का आक्रोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में, इसी से उनमें नाराजगी की उनके अवसर जो है छीनने का काम कर रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा, मैं हमारे साथी श्रीनिवास जी के पास में जाना चाहूंगा। श्रीनिवास आपके पास जाना चाहूंगा। हनी जी आ रहा हूँ आपके पास। एक बार श्रीनिवास जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। श्रीनिवास जी, आने वाले दिनों में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे ही ये सियासी पारा चढ़ता भी जाएगा। आपके लोकल बॉडी जो और पंचायत राज का चुनाव भी है, केदारनाथ में बाई इलेक्शन होना बाकी है अभी। लगता है कि आपको कि पार्टी दल बदल करके, दोनों ही पार्टियां दल बदल करके जो लोग आ रहे हैं, अगर बीजेपी ने वाकई हार के तमाम कारणों पर अगर चिंतन किया है तो कुछ तस्वीर बदलती दिखाई देगी? सोच के टिकट देंगे या फिर होगा कि उसका कद बड़ा है, पार्टी में आ जाता है तो उसका स्वागत कर देंगे? देखो योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं एक केस स्टडी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की रखता हूं और मैं समझता हूं कि दोनों हमारे जो प्रवक्ता हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमारी जो चर्चा है ये जनता के बीच में राजनीतिक स्तर पर चर्चा होती है, उसका समाधान सिर्फ है विकास। जिस जनप्रतिनिधि को चुनकर के विधानसभा भेजा गया है वो जनता का प्रतिनिधित्व तो विधानसभा के अंदर करे और उन समस्याओं का समाधान करे। अब बात बद्रीनाथ विधानसभा के एक केस स्टडी आपके सामने रखता हूं, विकासखंड पोखरी, जिला चमोली। यहां पर 12 साल पहले एक सड़क कटती है, उसका डामरीकरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कहेगी कि उसका विधायक नहीं था, उसकी सीट नहीं थी। कांग्रेस कहेगी कि हमारी सीट नहीं थी, पहले निर्दलीय के पास वो सीट थी। अब मसला ये उठता है कि राजेंद्र भंडारी ने बतौर विधायक वहां रहे, मंत्री भी रहे, सरकारों में रहे, उसके बावजूद भी 12 साल से लोग केवल ये चाह रहे हैं कि उस सड़क के डामरीकरण का डीपीआर कब बनेगा। डीपीआर पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनानी है, लेकिन उसके प्रस्ताव को आम जनता के सहयोग से विधायक ने आगे बढ़ाना था, नहीं किया। अब कांग्रेस का विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया लोकसभा चुनाव से पहले, यानी राजेंद्र भंडारी। अब राजेंद्र भंडारी कांग्रेस को तो रहे नहीं, बीजेपी के हो गए, विधायक की चली गई। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ लिया, चुनाव भले ही वो हार गए, कांग्रेस का प्रत्याशी विधायक बन गए। मसला यह है कि उस समस्या का समाधान क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पहलू में अगर आप देखेंगे, उसका समाधान कौन करेगा, उसका समाधान कौन सा जनप्रतिनिधि करे, और करे तो क्यों करे, ये दोनों प्रवक्ताओं को इस पर गंभीरता से मंथन करना पड़ेगा। ये एक केस स्टडी है जिसका सार केदारनाथ के चुनाव में भी है, जिसका सार दल बदलुओं के राजनीति पर भी है, जिसका सार संपूर्ण विकास पर भी है, और उत्तराखंड की उसी परिकल्पना से भी है जो उत्तर प्रदेश में आवाज नहीं सुनाई देती थी और लखनऊ से देहरादून आवाज पहुंचेगी, विकास होगा, यही उसका सार। क्या ये दोनों जवाब दे पाएंगे इसका?
जी चले, समय कम है लेकिन 30 सेकंड में दोनों को दे सकता हूँ। हनी जी योगेंद्र जी, अभी पहले मैं बात का जवाब 1 मिनट 30 सेकंड में हमने बात कही है मैम, टाइम हो चुका है, 30 सेकंड को। हमारे भाई साहब ने क्या कहा कि तोड़ के लेकर गए, किसी को नहीं। और इन्होंने क्या कहा कि वो लोग मेरे काम के नहीं, हमारे काम के नहीं थे, जो कांग्रेस के काम के नहीं थे वो भाजपा में गए। मतलब ये भरे चैनल में, जन टीवी में बिग ब्रेकिंग में चलाना चाहिए। दिनेश अग्रवाल इनके काम के नहीं थे, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष इनके काम की नहीं थी, महिलाओं पे कुठाराघात करना इनकी आदत है। चलिए 30 सेकंड में मैं फटाफट बोलती हूँ। इस तरीके की चीजें जो ये कर रहे हैं, हरक सिंह रावत इनके काम के नहीं थे, जिनको दोबारा इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। तो इस तरीके की चीजें। और दूसरा, लोगों को तोड़ने पर उड़ने की। अरे जिस बंदे के लिए आप भरे जनसभा में कहा करते थे कि ये गाय का चारा तक खा लिया, चारा घोटाले का आदमी है, उसको आज आपने गठबंधन में मिला लिया है। जिसको भर भर मुंह गाली देते थे, आम आदमी पार्टी से जैसे ही गठबंधन टूटा, वहां पर मटका फोड़ राजनीति आपकी चलने लगी कि जल नहीं आ रहा है और अरविंद केजरीवाल चोर है। जिस अरविंद केजरीवाल को थोड़े दिन पहले आप कहा करते थे कि शराब घोटाले में जब ये कोविड में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तब यहाँ पे आपकी सुप्रिया श्रीनिवास जी के सवाल का जवाब दे दीजिए, समय कम है। अच्छा जवाब दूंगी, सुनिए। कोविड में आपकी सुप्रिया सिनेट ने क्या कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दारू बांट रहे हैं। इसको कहते हैं गठबंधन और ठगबंधन। श्रीनिवास भाई साहब, आपका सुझाव है, क्योंकि ये कोई डिबेट की बात नहीं है, ये उन्होंने एक बात रखी है कि इस कार्य को कौन करेगा। अभी आपके माध्यम से मेरे पास भी ये बात आई है, अगर मुख्यमंत्री जी तक है तब तो कोई नहीं, अगर नहीं भी है तो मैं निश्चित रूप से अपनी जनता के लिए आपको आज चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाती हूँ कि इस बात को मैं ऊपर तक पहुंचाएंगे और डामरीकरण का जो कार्य है जिससे जनता परेशान है, उसको हम लोग प्रमुखता के साथ रखेंगे। अनिल जी, जनता की आवाज हमने उठाई है और जिस दिन आप बनाएंगे मैं आपका वेलकम श्रीनिवास जी से वहीं देहरादून में करवाऊंगा। जी 30 सेकंड में हमने बात कह दीजिए, समय का अभाव है। श्रीनिवास जी का सवाल खड़ा कर दीजिएगा, जिससे कि जानकारी मुझे श्रीनिवास जी, मेरा नंबर 8923874112, आप प्लीज सब कुछ इस पर सेंड कर दीजिएगा। काम वो प्राथमिकता के आधार पे कराएं और हम करवाएंगे भी, क्योंकि जनहित का जो भी कोई मामला होगा उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को विकास के काम में जनता के जो भी सुझाव आते हैं, जो भी प्राथमिकता पूछी थी मैं चाहिए। लेकिन भाजपा ने जैसे कहा कि जो है हमने किसी को तोड़ा फोड़ा नहीं है, तो पूरे देश में आप राज्य दर राज्य देख लीजिए, सैकड़ों उदाहरण होंगे जिनको आप आज भ्रष्टाचारी बता। सेटल हो गया तो आप तो कम से कम नैतिकता की बात न करें। भाजपा की जो तोड़फोड़ की राजनीति है, राजनीति है। चले मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा सर, समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। उत्तराखंड की सियासत पे हमने चर्चा की है, एक प्रमुख जो बात थी उसकी ओर ध्यान भी आकर्षित किया है हमने। तो उम्मीद है कि हनी जी जो हमसे कमिटमेंट कर रही है वो जरूर, क्योंकि पब्लिक की एक तकलीफ है और हमारे माध्यम से अगर वो सोल्व होती है तो हम वाकई सरकार के शुक्रगुजार होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।